प्यारे बच्चों, क्लास 12 इकोनॉमिक्स विषय आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कोडरमा जिला में श्री आदित्य रंजन जो डीसी महोदय थे उनके द्वारा प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया था और कोडरमा जिला टॉप 1 पर था। और वही प्रोजेक्ट रेल पूरा झारखंड में फिर लागू हो गया और प्रत्येक विद्यालय में मंथली टेस्ट वीकली टेस्ट इसका शुरू हो गया लेने के लिए। तो वही कोडरमा जिला मॉडल क्वेश्चन तैयार किया है जो आपके लिए फाइनल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। उन्हीं सभी मॉडल प्रश्नों को जो विभिन्न विषय के हैं हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इकोनॉमिक्स का सेट 1 है ये, बाकी हम लोग और भी दूसरे वीडियो में देखेंगे। चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, क्योंकि जो मॉडल क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है और आपके फाइनल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये जो प्रस्तुत है गणनावाचक, ये आपका मार्शल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यही यदि यहाँ पर रहता क्रमवाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया, तब वहाँ हिग्स हो जाता। ठीक है, गणनावाचक मार्शल और क्रमवाचक दृष्टिकोण हिग्स। आगे बढ़ते हैं। किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो परिवर्तनशील जो होते हैं वो दीर्घकाल में सभी साधन बदल जाते हैं। उदासीन वक्र होता है, उदासीन वक्र जो होता है कुछ इस तरह का होता है और ये है आपका मूल बिंदु। तो उदासीन वक्र क्या है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है, उठा हुआ होता है। देखिए ये उठा हुआ है इसलिए उन्नतोदर हो जाएगा। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। एक दूसरे के बदले, जैसे चाय नहीं मिला तो कॉफ़ी का प्रयोग कर लिए, लाइफ बॉय साबुन नहीं मिला तो लिरिल साबुन से नहा लिए, कोलगेट पेस्ट नहीं मिला तो पेप्सोडेंट पेस्ट लिए। तो एक दूसरे के बदले जो प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तु कहते हैं। पांचवा है, निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन है। तो उत्पत्ति के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, ये सभी उत्पत्ति के साधन होते हैं। उपर्युक्त तो सभी हो जाएगा। एमआर को प्रदर्शित किया जाता है। तो एमआर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा डेल्टा टी आर बट्टा डेल्टा क्यू। और एमआर का एक और फॉर्मूला आता है, एमआर बराबर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला कब लगता है, जब संख्या में दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। और जब संख्या में नहीं दिया रहेगा, जैसे टी आर आपका दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर और बोलेगा इसका एम आर बताइए, सीमांत आय बताइए, तब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। तो एकाधिकार, एक क्रेता और अनेक विक्रेता, ये एकाधिकार की विशेषता नहीं है। एक क्रेता और अनेक विक्रेता, मतलब खरीदने वाला एक और बेचने वाला है क्या, अनेक है। ये क्या है, इसकी विशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि एकाधिकार में क्या होता है, जो विक्रेता होता है वो एक होता है और क्रेता जो होता है वो अनेक होते हैं। क्रेता अनेक होते हैं और विक्रेता एक होता है। आगे है, मांग वक्र की ढाल होती है। तो मांग वक्र की ढाल कुछ इस तरह की होती है जो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो बी हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो आवंटन, आर्थिक विकास और साधनों का कुशलतम उपयोग, सभी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो सभी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पूर्ति बेरोजगार होती है तो अति अल्पकाल में। निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो उत्पत्ति का साधन ये और ये सभी है। मुद्रा क्या है, उत्पत्ति का साधन नहीं है। माइक्रोज किस भाषा का शब्द है। तो माइक्रोज हो या माइक्रो हो, ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो माइक्रोज का अर्थ जो होता है वो होता है विशाल अथवा व्यापक। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। तो ये चुनाव की समस्या है। रॉबिन्स के अनुसार क्या है, चुनाव की समस्या। उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषता है। तो मनोवैज्ञानिक है, व्यक्तिपरक है, उपयोगिता सापेक्ष है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयोगिता को मापा जा सकता है तो मुद्रा के द्वारा।
निम्न में से गोसेन का दूसरा नियम क्या है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है वो गोसेन का नियम है, और उपयोगिता ह्रास नियम जो है ये गोसेन का प्रथम नियम है, और सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है ये गोसेन का दूसरा नियम है। आगे है, जब x वस्तु की कीमत में परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। तो ये सभी हो जाएगा, मतलब ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। वहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ था ये गलत दिया हुआ था, इनमें से कोई नहीं, जबकि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तीनों है, ये सभी हो जाएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखे। अगला है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? तो कीमत का उत्पत्ति। उत्पादन फलन जो है उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत हिट क्वेश्चन। अगला है मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें भी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है? तो पूंजी निर्माण कहलाती है। प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है? तो कृषि जो है, प्रकृति से जुड़ा हुआ जो भी काम रहेगा वो प्राथमिक क्षेत्र में रहेगा, तो कृषि हो जाएगा। NNP-MP निम्न में किसके बराबर होता है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट MP माइनस घिसावट के। ग्रॉस हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत। फिर है राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ को। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? तो अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और मध्यवर्ती वस्तु दोनों का सम्मिलित नहीं करते, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 को हुआ था। RBI को ही भारत का ये क्या है? केंद्रीय बैंक है, और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। बहुत हिट क्वेश्चन है, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ होता है? तो जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होती है, अर्थात AD बराबर AS। किन्स ने अर्थव्यवस्था में निम्न मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? तो अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से पुकारा। पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से क्या है? तो ये एक व्यापारिक बैंक है। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्या होता है? घटता है। निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 1969 में। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये फॉर्मूला है प्राथमिक घाटा का। निम्न में से कौन एक कर प्राप्तियां नहीं है? तो फीस जो है वो नहीं है। निम्न में से असंतुलित बजट है? तो यहाँ पर हो जाएगा अतिरिक्त बजट और घाटे का बजट दोनों है, इसलिए सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे प्रतिगामी कर प्रणाली। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब यहाँ से है अति लघुतरीय प्रश्न। व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में होता है? तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है? तो लेफ्टविच के शब्दों में x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY कहेंगे, वस्तु y की वह मात्रा है जिसका x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने को तत्पर होता है। इसको हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहेंगे। जैसे अगर हम लोग इसको चित्र में अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरह मान लीजिए, अगर हम लोग A बिंदु पर है, A से आ गए B बिंदु पर, तो यहाँ से यहाँ आए हैं, तो इसका मतलब है इधर अगर हम लोग y वस्तु को लिए हैं, इधर x वस्तु का, तो इतना y में कमी करेंगे, तभी हम लोग इतना क्या करेंगे, x में वृद्धि करेंगे, तब हम लोग A से B पर आएंगे। तो इतना जो y से क्या हो रहा है, x की ओर प्रतिस्थापित हो रहे हैं, तो यही सीमांत प्रतिस्थापन की दर निकलेगा। मतलब यहाँ से यहाँ जो प्रतिस्थापन हुआ वो सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाएगा।
कि x की अतिरिक्त इकाई के लिए हम लोग y का कितना परित्याग कर रहे हैं। फिर है अवसर लागत की परिभाषा दीजिए। तो किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा जिसे पहली वस्तु उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। FAD खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अमर्त्य सेन ने किया था और इसके बदले इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। फिर उपभोग वस्तु को परिभाषित करें। तो उपभोग वस्तुओं को उन वस्तुएं रूप में माना जाता है जो अंतिम उपभोग के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जैसे गेहूं के बाद बना आटा, आटा के बाद बना रोटी, या रोटी हम लोग उपभोग कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो अंतिम वस्तु क्या होगा? अंतिम वस्तु रोटी होगा और उपभोग वस्तु रोटी कहलाएगा, ना कि गेहूं और आटा कहलाएगा। हस्तांतरण भुगतान क्या है? तो एक हस्तांतरण भुगतान एक मौद्रिक भुगतान है जिसके लिए कोई सामान या सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या है? तो आय के परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, मतलब MPC कहते हैं। तो MPC बराबर क्या होता है? डेल्टा C बटा डेल्टा Y। ये फॉर्मूला को याद रखना है। इसका मतलब है कि आय में परिवर्तन के फल उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया है। बाकी के प्रश्नों को देखने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा। वहाँ से आप जाकर इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय बाकी के प्रश्नों को आसानी से देखकर कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो और जिसमें आपको जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत होगा, कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।